हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर रही गिनी चौधरी। हाय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको क्या लगता है, अभी तो सीज फायर है, आगे वॉरफेयर क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है, अभी तो और भी सफाइयाँ करनी है जो चल रही हैं। तो आपको लगा गिनी चौधरी को कभी कि यार मैं भी अभी हिस्सा होती तो कौन सा ड्रोन या फाइटर जेट चला रही अरे होती? बिल्कुल लगा, यू नो, आई थिंक सेकेंड डे ऑफ ऑपरेशन जब सुसाइड ड्रोन्स ने अपना काम किया, तो क्योंकि मैं उस फ्रेटर्निटी का हिस्सा रही हूँ और मैंने वो सिस्टम चलाया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जस्ट 9 महीने पहले मैंने फौज छोड़ी है, काश मैं होती तो आज मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाती। एक नॉर्मल सरकारी अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, आपकी उम्र अभी 30-35 है, तो आपको देख के लगता ही नहीं कहीं से आप कैसे रिटायर हो गए? आपको नहीं लगता कि अभी कुछ और साल आप अच्छा, मेरी उम्र 30-35 साल है, थैंक यू ये बोलने के लिए, बट देन नहीं, आई एम लिटिल ओल्डर देन दैट, बट यस आई हैव डन। मैंने अपना जो एंगेजमेंट था शॉर्ट सर्विस कमीशन का वो पूरा किया। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन होता है, यू कैन आस्क फॉर परमानेंट कमीशन और यू may choose to quit. So I did not choose to continue because of other family commitments. तो आपने पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठी होंगी इंडियन एयरफोर्स के, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था? एक्सपीरियंस याद है मेरे सोलो सॉर्टी का, जब यू नो आफ्टर सर्टेन फ्लाइंग आवर्स आप सोलो क्लियर होते हो, तो जब आप सोलो फ्लाइंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम से जितने भी आप फ्लाइंग आवर्स कर रहे हैं यू आर विद योर इंस्ट्रक्टर, तो हमें पता है इंस्ट्रक्टर तो है, कुछ गड़बड़ होगी तो वो देख लेंगे, बट व्हेन यू गो सोलो एंड व्हेन यू सी कि यहाँ पर कोई नहीं बैठा है हमारे साथ में, तो वो जो फीलिंग होती है, तब बटरफ्लाइज क्या मतलब, एक बहुत ही मैं आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। एक डर भी होता है कहीं ना कहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है कि अब सब कुछ जो है वो मेरे हाथ में है, जैसे कि दुनिया मेरे हाथ में, पूरा आसमान मेरे हाथ में, अब मैं ही इसको जैसे चाहूँ उड़ाऊँ, और ऑब्वियसली विद सेफ्टी। तो यस, द फीलिंग वाज रियली गुड। आपकी बहन एयर होस्टेस है, हाँ, तो आपको प्रेरणा एयर फोर्स में जाने की सबसे पहले उन्हीं से मिली या नहीं? मूवी आई थी बॉर्डर, है ना, 1997 में, तो आई वाज अराउंड 9-10 साल की होंगी मैं उस टाइम पे। तो मेरे फादर ना हमें वो मूवी थिएटर में दिखाने लेके गए थे। सो व्हेन आई वॉच दैट मूवी, इफ यू सी द लास्ट क्लाइमैक्स में ना, आप देखेंगे लोंगे वाला पोस्ट पे जब वो ऑलमोस्ट वो लास्ट मुकाबला चल रहा होता है, जो जंग चल रही होती है, तो एकदम से एयरफोर्स आती है, तो वो जो एयरफोर्स जो क्लाइमेक्स में आई थी, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, सो दैट वाज अ थिंग दैट क्लिक्ड माय माइंड। मुझे लगा कि दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू। अच्छा, आप जाट हैं, वो भी यूपी वाले, तो कभी किसी रिश्तेदार ने ये नहीं कहा कि छोरी को कहाँ एयरफोर्स में भेजा जा रहा है, आपके फादर से या? नहीं, जाटों में तो आई थिंक सबसे ज़्यादा लोग यू नो यूनिफॉर्म देख के बहुत खुश होते हैं, एंड आई बिलीव माय पेरेंट्स दे हैव बीन सो सपोर्टिव। अब तो फौज में बहुत सारी हैं जाटों की लड़कियां, तो मैं अकेली नहीं हूँ, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, तो ऐसा कुछ मैंने नहीं महसूस किया। बट कई कमेंट्स हम लोग देखते हैं, लोग कहते हैं हम एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सर, बड़े यंगस्टर्स हैं, कोई 16 साल का है, कोई 18 साल का है, लेकिन इसमें पूछते हैं कि क्या पे अच्छी मिलेगी हमें? क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं बताने में असमर्थ हूँ, तो आपको क्या लगता है कि पेज अच्छी है इसमें? कैसा है एज ए इंडियन एयरफोर्स? देखिए, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि जो फौज है वो एक उसको हम करियर की तरह नहीं देखते हैं, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो पे तो मैं आपको क्या ही बताऊंगी, बट देन इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि जिसके सामने सारी पे फीकी पड़ जाए। तो गिनी चौधरी जी का ये कहना है कि अगर आना एयरफोर्स में तो आइए, हाँ, पर अच्छी पे मिलती है, डोंट वरी, आई मीन यू विल हैव अ गुड लाइफ, बेफिक्र रहिए। मैं कई जगह देख रहा था, सब कुछ दिया, यानी आपको लाइफ पार्टनर भी एयरफोर्स से मिला है? हाँ जी, लाइफ पार्टनर भी एयरफोर्स ने दिया है लकीली। यस। तो अभी क्या करते हैं आपके हस्बैंड? माय हस्बैंड इज स्टिल सर्विंग, वो अभी भी वायुसेना में है, और हाँ, हम फौज में ही मिले, हम फ्लाइंग करते वक्त मिले। इनफैक्ट व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम, इट वाज द एरोप्लेन वेयर आई मेट हिम, और वो हमारी कमांडिंग ऑफिसर के साथ एक सॉर्टी थी, हमारी एक चेक सॉर्टी चल रही थी, जिसमें आई सॉ हिम फ्लाइंग, एंड जब मैंने देखा his professionalism and the way he was flying the aircraft, वो जो कंट्रोल था उनका फ्लाइंग पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के। एंड देन फिर मैंने उनसे हमारी बात हुई उसके बाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ आसमान को छुआ है, बल्कि अपने जज्बे और देशभक्ति से वो करोड़ों दिलों को भी छू रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर रही
गिनी चौधरी, जो इस पॉडकास्ट में कई राज खोलने वाली हैं कि कैसे एयरफोर्स अधिकारियों की ज़िंदगी होती है, कैसे वो कई मिशंस को अंजाम देते हैं और पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोचती हैं, और कैसे वो एक ड्रोन एक्सपर्ट थी और फ्लाइंग एक्सपीरियंस कैसा था उनका, और कैसे फ्लाइंग एक्सपीरियंस सिविलियन से वो एक कामयाब एयरफोर्स अधिकारी बनी। स्वागत है आपका गिनी इस पॉडकास्ट थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू। तो एक जाट परिवार से एयरफोर्स इंजीनियर से एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर होते हुए आप आज हमारे साथ बैठी हैं, तो कैसे ये सफ़र आपने तय किया? मैं बताती हूँ, आपने एक चीज़ मिस कर दी। पहले ये भी था, मास कॉम था, फिर इंजीनियरिंग एंड फिर देन फौज हुई मेरे साथ। वेल स्टार्टिंग से ही ना मुनीश, आई वाज काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको ना लोगों की हेल्प करने में बहुत मज़ा आता था। तो आप कह सकते हैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, तो उसमें होते हैं ना एक अलग सी खुशी महसूस होती है, वैसा था। तो दैट इज़ हाउ आई थॉट ऑफ कमिंग इनटू मीडिया इनिशियली। मैंने एक अपने इंटरव्यू में बताया भी था, तो लोग बोलते हैं कि वो कहाँ से आया। सो आई थिंक आई हैड मैनिफेस्टेड दैट, तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। पर उसके बाद सिंस वो नहीं हो पाया, उसके साथ में क्या था, मेरे दादाजी जो थे वो एक दिल्ली पुलिस में सर्व कर चुके हैं फॉर मोर देन 40 ईयर्स। और तो उनकी यूनिफॉर्म देख के मुझे बहुत मज़ा आता था व्हेन ही यूज्ड टू वेयर दैट यूनिफॉर्म, और इतने स्मार्ट लगते थे। ही वाज 6 फीट टॉल, यू नो, नाइसली बिल्ट। तो हमेशा ऐसा लगता था कभी मैं वो यूनिफॉर्म कैसे पहन पाऊंगी, है ना। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और ये कहीं ना कहीं फौज में आके जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाली बात थी, उस चीज़ को भी मुझे एक डिफाइंड रोल मिला। तो दैट्स हाउ आई थॉट ये मेरे मकसद को भी कहीं ना कहीं पूरा करता है कि ना अपने देश के लिए कुछ करना और कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी को, एंड साथ ही वो यूनिफॉर्म पहनने का जो मज़ा है ना, वो अलग है। सो दैट्स हाउ आई लैंडेड अप हियर। एंड बस छोटी छोटी बहुत सारे रीजंस थे जो मेरा यहाँ पे रास्ता काफ करते गए, और आई केम टू। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हाँ जी, और जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है। कैसे जो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान का, हमारे सामने ध्वस्त हो गया। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी ताकत है एयर डिफेंस सिस्टम की, जो कि आप जुड़ी रही हैं इसी सिस्टम के साथ? थोड़ा सा इसको बताइए। मैं एक ड्रोन ऑपरेटर रह चुकी हूँ। मैं एक ट्रांसपोर्ट पायलट थी, उसके बाद मैं एक ड्रोन ऑपरेटर रह चुकी हूँ, उसके बाद मैंने LMs भी फ्लाई किए हैं, जिसको लॉयटर म्यूनिशन कहते हैं। तो AD सिस्टम बोल सकते हैं एयर डिफेंस, जो एक ये हमारे सब सिस्टम्स का पार्ट होता है कि जब हम ऑफेंसिव जाते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि दुश्मन के पास डिफेंस के क्या क्या तरीके हैं, दुश्मन के पास डिफेंस के क्या क्या तरीके हैं, और उसके पास अगर ऑफेंस के जो तरीके हैं तो हमारे पास उसके डिफेंस के क्या तरीके हैं। तो यस, डेफिनेटली जो सुदर्शन चक्र की हमेशा से बात होती आई है, S-400। S-400 देखिए, नो डाउट बहुत ही केपेबल सिस्टम है। एंड ऑपरेशन सिंदूर में तो S-400 ने अपना लोहा, जैसे आप बोलते हैं, मनवा लिया है। बट उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे AD सिस्टम्स हैं। जैसे S-400 एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, तो और भी सारे हैं। बट एज़ कम्पेयर टू, जो आपका सवाल था, एज़ कम्पेयर टू हमारे एडवर्सरी पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, देखिए उनका HQ-9 जो हमने ध्वस्त किया था, तो HQ-9 एक आप कह सकते हैं S-300 जो S-400 का इन्फीरियर बोल सकते हैं इक्विपमेंट है, सिस्टम है, उसका रिवर्स इंजीनियर्ड सिस्टम है HQ-9 जिसको हमने ध्वस्त किया। रिवर्स इंजीनियर सरल भाषा में कह सकते हैं कॉपी, चाइनीज़ कॉपी है जो पाकिस्तान के पास है। तो डेफिनेटली वो एक चाइनीज़ कॉपी थी। आई थिंक उन्होंने इसी में ये टेस्ट किया है, वो टेस्ट भी उनका फेल हो गया और सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया हमने। तो कैपेबिलिटी के हिसाब से तो डेफिनेटली हम वे अबव है पाकिस्तान से। अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आपको लगा गिनी चौधरी को कभी कि यार मैं भी अभी हिस्सा होती तो कौन सा ड्रोन या फाइटर जेट चला रही होती? बिल्कुल लगा। यू नो, आई थिंक सेकेंड डे ऑफ ऑपरेशन, जब वो लॉयटर म्यूनिशंस ने, वो सुसाइड ड्रोन्स ने अपना काम किया, तो क्योंकि मैं उस फ्रेटर्निटी का हिस्सा रही हूँ और मैंने वो सिस्टम चलाया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जस्ट 9 महीने पहले मैंने फौज छोड़ी है, काश मैं होती तो आज मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाती। तो आपके कई जो कॉलीग्स हैं वो इस मतलब अभी जो हाल में हुआ है, काफ़ी बिजी रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो जैसे जंग जैसे हालात थे,
तो दुश्मन के एरियाज में क्या चल रहा है बॉर्डर तक, जो ड्रोन उड़ाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब जो ड्रोन आपने उड़ाया होगा? देखिए जैसे कि हमारे भारत के पास जिस जिस तरह के ड्रोन्स हैं, जो कैपेबिलिटी है, वो मैं यहाँ पे इतना नहीं बता पाऊंगी विस्तार में, पर यस हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो एक इंटेलिजेंस सर्विलेंस वाले ड्रोन्स भी हैं, जो बॉर्डर्स पे जिनकी पोस्टिंग्स हैं, और हमारा रूटीन रहता है कि हम वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करते हैं अपने ही देश में, अपने ही क्षेत्र में रह के हम उस तरफ देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया हो रही हैं, तो वो सब देखते हैं, तो वो हम इंटेलिजेंस आपकी गैदर पोस्टिंग करते कहाँ हैं। कहाँ रह चुकी है? पोस्टिंग में कहाँ? पोस्टिंग वैसे सिंस आई हैव फ्लोन ड्रोन्स मेजरली अपनी सर्विस में वाइल माय इयर्स इन यूनिफॉर्म, तो मैंने पोस्टिंग काटी है कश्मीर में, आप कश्मीर अवंतीपुरा के पास, उसके बाद मैं जम्मू भी आई हूँ, और फिर मैं भटिंडा भी काटा है मैंने, सो मेजरली मैं बॉर्डर्स के पास ही रही हूँ। यस, सो गिनी, चूंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि चीन को ध्यान में रख के हम अपने हथियार बनाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लगता है, एज ए स्क्वाड्रन लीडर रही हैं, भारत का बड़ा दुश्मन कौन है, चीन या पाकिस्तान? देखिए दुश्मन तो दुश्मन है, ठीक है, और मुझे लगता है भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना अपने दोस्त को पहचाने ना पहचाने, अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे से जानती है। तो उस हिसाब से आई एम श्योर हमारी आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं। हम चाइना को यस कंपेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग मानते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी चाइना का ही इक्विपमेंट आ रहा है। इनफैक्ट चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट वर्जन देता है, वो जो लो क्वालिटी चाइना होता का है। माल जो अभी एकदम ध्वस्त हुआ है, उसके पे क्या, उस पे हाँ क्या कहें? एग्जैक्टली, तो बट जो वो पाकिस्तान को देती है वो थोड़ी अच्छा कोई सिस्टम देते हैं, दे गिव देम द इंफीरियर क्वालिटी, एक्सपोर्ट वर्जन देते हैं उसका, है ना। तो डेफिनेटली इफ कंपेयर करेंगे है तो दोनों दुश्मन। इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में से एक One माना of the- जाता है। yes, yes, definitely. हमारे सामने अब क्या चाइना भी सोचने लगा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि भैया इनका तो सेंट्रल जो डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, इनके पास S-400 है, कहाँ टिकती है अब हमारे सामने पाकिस्तानी एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स? देखिए जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब आजकल ना एवरीथिंग इज अबव ग्राउंड, और इसमें मैं बोलूँगी कि आर्मी भी अब उस दिशा में चलने लगी है। आर्मी ने भी अपने ड्रोन फ्लाइंग बोल लीजिए, आर्मी एविएशन भी एक अलग उनकी आर्म है, तो इनफैक्ट नेवी में भी ऐसा ही है। तो यस, एयर पावर सब अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जैसे हम पढ़ते हैं वॉर के जो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं सब चीज़ें, तो जहाँ पे जिस देश के पास एयर डोमिनेंस है तो वो ही एक वॉर का विजेता माना जाता है, तो दैट वीज यस। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको क्या लगता है, अभी तो सीज फायर है, आगे वॉरफेयर क्या होगा? एज ए देखिए स्क्वाड्रन लीडर क्या सोचती हैं? सीज फायर सब बोल रहे हैं, सीज फायर, मैं न्यूज़ में सुन रही थी युद्ध विराम। तो देखिए सीज फायर मतलब, सीज मतलब इस पॉज, तो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में बताया था कि ये स्थगित किया गया है ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया है। हमारी जंग जो है आतंकवाद के अगेंस्ट, वो अभी भी है, वो अभी भी जारी है। तो बस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है, अभी तो और भी सफाइयाँ करनी है जो चल रही हैं। अच्छा, नए भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। हाँ जी। आपकी नज़र में नया भारत क्या है, कैसा देखती है नए भारत को? देखिए नया भारत, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर कि नया भारत नारी शक्ति के बिना तो अधूरा है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आफ्टर दिस ऑपरेशन सिंदूर, जैसे हम बोलते हैं ना, हर वॉरफेयर, हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमारे पास कुछ लेसन्स लर्न होते हैं कि हमने क्या सीखा इससे, क्या गलतियाँ रही या क्या अच्छा किया, क्या हमें आगे वैसे ही करते रहना है। तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आई है जिसको हम बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बोलते आए हैं आत्मनिर्भर भारत। तो आप देखिए किस तरह से हमारे इंडिजिनियसली प्रोक्योर्ड जो सिस्टम्स थे उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है इसमें ऑपरेशन सिंदूर में। आप उसमें आप ब्रह्मोस ले लीजिए अपना, और उसमें इनफैक्ट कुछ ड्रोन्स भी, इंडिजिनियसली प्रोक्योर्ड ड्रोन्स भी इस वॉरफेयर में यूज़ हुए हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने ही देश में मिलकर कुछ बनाएं, और ताकि हमारी सेना स्ट्रॉन्ग हो, सशक्त हो, और क्योंकि जैसा माना गया है, देखिए जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका साथ हमेशा सभी देते हैं। सो दैट वेज यस, आत्मनिर्भरता भी ज़रूरत है। और थर्ड थिंग आई वुड से कि अपनी सेना पे विश्वास कीजिए। जो मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जो चल रहा है, तो नए भारत को उस चीज़ से भी बचना है।
एक सवाल अक्सर उठता है कि 1962 में तब के प्रधानमंत्री थे नेहरू, हाँ जी। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का यूज़ नहीं किया था। अच्छा। कई विशेषज्ञ कहते हैं अगर उस वक्त भी एयरफोर्स का यूज़ किया गया होता तो हालात कुछ और होते और चीन बुरी तरह हारता। भले उसके पास पैदल सेना ज़्यादा थी लेकिन एयरफोर्स इंडिया की बहुत स्ट्रांग रही है इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक। हाँ क्या जी, लगता है हाँ जी। आपको? देखिए मुनीश, इस पे अभी इस टाइम पे मेरा कमेंट करना, क्योंकि उस टाइम मैं फौज में आई थिंक तो मैं तो बॉर्न भी नहीं हुई थी, although we have read about our previous history, wars and everything, so I won't be able to comment much on that, but उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही हुई, क्या स्ट्रैटेजी थी, कौन लोग थे स्ट्रैटेजी में, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट येस, डेफिनेटली हर वॉर से, हर ऐसी संघर्ष की सिचुएशन से, आपदा की सिचुएशन से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर आप देखेंगे कोई भी वॉर सिमिलर नहीं रहा होगा। 47 में जो हुआ है वो 65 में नहीं हुआ, जो उसमें वो 71 में नहीं हुआ। सो यू नो, एज अ कंट्री वी आर इम्प्रूविंग एंड प्रोग्रेसिंग, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा, आप जाट हैं, वो भी यूपी वाले, तो कभी किसी रिश्तेदार ने ये नहीं कहा कि छोरी को कहाँ एयरफोर्स में भेजा जा रहा है, आपके फादर से या नहीं नहीं, किसी को? जाटों में तो आई थिंक सबसे ज़्यादा लोग यूनिफॉर्म देख के बहुत खुश होते हैं। एंड आई बिलीव माई पेरेंट्स, दे हैव बीन सो सपोर्टिव। इनफैक्ट मेरी सिस्टर भी, जैसे मैंने बताया भी था एक इंटरव्यू एयर में होस्टेस कि है। हाँ, शी इज़ एन एयर होस्टेस, शी इज स्टिल सर्विंग, है ना। तो हमें बहुत ही सपोर्ट मिला है फैमिली की तरफ से। और आई थिंक अब तो फौज में बहुत सारी हैं जाटों की लड़कियाँ, तो मैं अकेली नहीं हूँ, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। तो ऐसा कुछ मैंने नहीं महसूस किया, बट देन अच्छा, आपको देखकर भारत की आधी आबादी है महिलाओं की, वो जो लड़कियां प्रेरित हो रही होंगी, अभी देख रही हैं आपको, उनको आप क्या मैसेज देंगी गिनी चौधरी की, कैसे आप एयरफोर्स में आ सकती हैं, उसके लिए क्या करना होगा उनको? ओके। अच्छा, तो एयरफोर्स में आने के लिए मैं पहले आपको एक चीज़, जो हम फौज, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बट फौज में ना वो बेसिक है और वो हमें सिखाते हैं, मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, आपका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। आपको क्या ज्वाइन करना चाहते हैं? आप आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, आप कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हैं? जैसे कि मैं फ्लाइंग ब्रांच में एक पायलट रही हूँ, बिकॉज मेरे पास पायलट बनने के लिए एक फिजिक्स और मैथ्स की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है 12th में, तो मेरे पास थी, तो वो गोल्स अलाइन हुए, तो मैं उस तरह से इस ब्रांच के लिए ऑप्ट किया। तो पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना है कि आप कौन सी ब्रांच या कौन सी सर्विस में सर्व करना चाहते हैं। उसके बाद उस लक्ष्य के प्रति आपका हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि हम सोचते हैं कि अरे ये तो अब तो मेरे पास फिजिक्स मैथ्स नहीं है, मैं पायलट नहीं बन पाऊंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। देयर अदर ब्रांचेस, देयर बहुत अलग शाखाएं हैं फौज में जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है, जो है कंसिस्टेंसी, जिसको हम अपने फौज में बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो लक्ष्य का और उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट वेज, एंड अभी बिकॉज दिस इज़ न्यू जनरेशन, इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जो है। एनडीए में लड़कियां जा रही हैं, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए हमारे टाइम पे तो एनडीए होता ही नहीं था ना, तो अब तो आफ्टर 12th आपको 12th के बाद ही अपना गोल पता है, मतलब ग्रेजुएशन भी आप वहीं पे, आपको सीधा, आपको रास्ता आपके लिए बिल्कुल कार्व कर दिया गया है। जस्ट हैव टू फॉलो दैट पाथ, डेडिकेशन के साथ वो पाथ फॉलो करना है। तो येस, डेफिनेटली आई थिंक विमेन गर्ल्स हु आर जॉइनिंग एनडीए, दे आर वेरी लकी कि उनको पहले से ही अपना रास्ता पता है, अपना लक्ष्य पता है कि किस तरफ जाना है, बस मेहनत करनी है। चलिए, कुछ फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरे फादर, मदर, अच्छा अब तो शादी हो गई, तो अब आई हैव माई हस्बैंड, आई हैव 2 किड्स, मेरे इन लॉज हैं, और मेरे वैसे बड़ी सिस्टर है, छोटा ब्रदर है, तो ये सब है मेरी फैमिली। तो सब दिल्ली एनसीआर में ही है? हाँ जी, माय पेरेंट्स आर हियर ओनली, दिल्ली में ही रहते हैं वो, और मेरे जो ससुराल है वो मुंबई में है। मैं कई जगह देख रहा था, सब कुछ दिया, यानी आपको लाइफ पार्टनर भी एयरफोर्स से मिला है? हाँ जी, लाइफ पार्टनर भी एयरफोर्स ने दिया है, लकीली। यस यस। तो अभी क्या करते हैं आपके हस्बैंड? माय हस्बैंड इज स्टिल सर्विंग, वो अभी भी वायुसेना में है। अच्छा, फ्लाइंग का कोई एक्सपीरियंस, जैसे आपने कहा आपके पति भी इंडियन एयरफोर्स में थे, हैं अभी भी, वो आप नहीं हैं अभी, तो पहली बार मुलाकात आपकी उनसे हुई, तो क्या फ्लाइंग, मैंने कहीं सुना आपको कहते हुए कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था जो आप देखकर कुछ फैन हो गए थे उनके? नहीं नहीं, नथिंग लाइक दैट, बट येस, व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम, इट वाज द एरोप्लेन वेयर वी मेट हिम, वेयर आई मेट हिम। और वो हमारी कमांडिंग ऑफिसर के साथ एक सॉटी थी, हमारी एक चेक सॉटी चल रही थी, जिसमें आई सॉ हिम फ्लाइंग। एंड जब मैंने देखा हिज प्रोफेशनलिज्म एंड द वे ही वाज फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, वो जो कंट्रोल था उनका फ्लाइंग पे,
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के। एंड देन फिर मैंने उनसे हमारी बात हुई फिर उस तरह उसके बाद। ठीक है, तो आप मिस करती हैं एयरफोर्स को कि देखिए अभी तो मैं मिस इतना वो मिस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं स्टिल उस कैंपस में हूँ, वहीं रहती हूँ, मेरे बच्चे वहीं रहते हैं। जब आई थिंक वो रिटायर होंगे तब हम डेफिनेटली तो दोनों कितना बहुत वक्त है मिस करने उसमें? वाले हैं। हाँ जी, कितना वक्त है उसमें? अब पता नहीं अब उनका जितना एंगेजमेंट बचा है वो उस हिसाब से। अभी आपको लगता है कि जैसे आपने 12 साल के अराउंड हाँ जी, हाँ जी, सर्व किया किया हुआ है। है, तो टोटल 14 इयर्स आप लगा सकते हैं विद माय ट्रेनिंग। मैं 2010 जुलाई में आई थी। अच्छा, ट्रेनिंग की कोई याद? क्योंकि कहा जाता है कि ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, स्पेशली जो इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग है उसमें एक टेस्ट है, अगर वो आप क्लियर ना करें पायलट अच्छा, वो मैं आपको वो बताती हूँ, टेस्ट। वो ट्रेनिंग नहीं है, वो है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं वायुसेना में तो एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं PABT, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। वो आपको पहले दिन ही आके क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू देने का मौका दिया जाएगा। सो दैट टेस्ट इज समथिंग लाइक अ वीडियो गेम, जिसमें आपकी साइकोमोटर स्किल्स चेक होती हैं। तो यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक पायलट बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फाइटर जेट पायलट बनने के लिए कितने आवर्स की ट्रेनिंग ज़रूरी होती है? देखिए फाइटर जेट पर्टिकुलरली नहीं कह सकते, जो पायलट है वो पायलट है, चाहे वो फाइटर उड़ाए, चाहे वो हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट कार्गो जहाज जिसको बोलते हैं वो उड़ाए। जैसे कि अभी तो सिंस हमारे पास नए विमान आ गए हैं, ट्रेनिंग के नए विमान आ गए हैं, तो फ्लाइंग आवर्स बढ़ गए हैं। मेरे टाइम पे वो जो हमारा जो जहाज था, ट्रेनर एयरक्राफ्ट था, उसमें हमने इनिशियल जो ट्रेनिंग है वो 20 आवर्स में की है। उस 20 आवर्स की ट्रेनिंग के बाद हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमें ट्राइफिकेशन जिसको बोलते हैं होता था कि कौन हेलीकॉप्टर्स में जाएगा, कौन फाइटर जहाज में जाएगा, कौन ट्रांसपोर्ट्स में जाएगा। सो बेस्ड ऑन विच आई गॉट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एंड सब्सिक्वेंटली मैंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग की, जिसमें 80 से 90 घंटे हमने उस पर्टिकुलर जहाज में किए ट्रांसपोर्ट। तो मैं ट्रांसपोर्ट पायलट उसके बाद कमिश्निंग हुई। कौन कौन से आपने जहाज मतलब उड़ाए हैं अभी तक? मैंने वैसे जहाज़ में आपको बताऊं, मैंने HJT-16 जो हमारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, किरण बोलते हैं उसको, वो उड़ाया है। उसके बाद मेरी जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग हुई है वो डॉर्नियर में हुई है, वो एक DG से अप्रूव जहाज़ है। उसके बाद मैंने AN-32 उड़ाया है, वो बहुत बड़ा जहाज़ था, जो कार्गो प्लेन है वो उड़ाया है। उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर ड्रोन्स। सो मैंने वायुसेना में जितने भी प्रकार के ड्रोन्स हैं वो मैंने सारे उड़ाए हैं। फिर उसके बाद यस लॉयटर म्यूनिशन, एंड उसके बाद मैं रिटायर हुई हूँ। और ड्रोन्स के ऊपर बात करें तो भारत के ड्रोन्स ने पाकिस्तान को काफ़ी नेस्तनाबूद किया हाँ अभी बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल में। बिल्कुल किया। तो आपको हमारे ड्रोन्स दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं, क्योंकि आप तो जुड़ी रही हैं उनके साथ। देखिए डेफिनेटली हम अपने जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हम अपने कंपैरिजन होता है अपनी एडवर्सरीज के साथ। तो डेफिनेटली एडवर्सरीज के कंपेयर में तो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बट अभी भी देयर इज़ अ स्कोप टू इम्प्रूव, देयर इज़ अ स्कोप, वो इंडिजिनियसली बनाने का स्कोप है। बिकॉज आप देखिए ड्रोन्स इज़ द फ्यूचर, वही अब इवेंचुअली फ्यूचर होगा। इनफैक्ट एक नई टेक्नोलॉजी भी अब आ रही है आजकल जिसको बोलते हैं मम्टी, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, जिसमें आप देखिए एक फाइटर एयरक्राफ्ट, एक फाइटर पायलट होगा, वो जहाज में, फाइटर जहाज में होगा, और वो ऊपर से ही ड्रोन को उड़ाएगा। तो समझिए, तो ये तो आज यहाँ टेक्नोलॉजी पहुँच गई है। तो डेफिनेटली स्कोप बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक सब कर भी रहे हैं। हमारी बहुत सारी इंडिजिनियसली प्रोक्योर्ड देयर कंपनीज जो ड्रोन्स बना रही हैं। तो आपने पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठी होंगी इंडियन एयरफोर्स के, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था? अगर कोई आपको सुन रहा हो जिसने एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, वो सुनना चाहे। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। मैं पहली बार देखिए, पहले तो सबसे पहले यू सिट विद योर इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठते हैं इधर, और आप फ्लाई कैसा कर। एक्सपीरियंस आपको याद हो, कुछ शेयर करना मुझे एक्सपीरियंस याद है मेरे सोलो सॉटी का, जब आफ्टर सर्टेन फ्लाइंग आवर्स आप सोलो क्लियर होते हो कि हाँ भाई अब दिस कैडेट इज़ रेडी फॉर सोलो फ्लाइंग, वे सोलो फ्लाइंग करने जा सकती है, जा सकता है। तो जब आप सोलो फ्लाइंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम से जितने भी आप फ्लाइंग आवर्स कर रहे हैं, यू आर विद योर इंस्ट्रक्टर, तो हमें पता है इंस्ट्रक्टर तो है, कुछ गड़बड़ होगी तो वो देख लेंगे। बट व्हेन यू गो सोलो एंड व्हेन यू सी कि यहाँ पर कोई नहीं बैठा है हमारे साथ में, तो वो जो फीलिंग होती है तब बटरफ्लाइज क्या मतलब, एक बहुत ही मैं आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। एक डर भी होता है कहीं ना कहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है कि अब सब कुछ जो है वो मेरे हाथ में है, जैसे कि दुनिया मेरे हाथ में, पूरा आसमान मेरे हाथ में, अब मैं ही इसको जैसे चाहूँ उड़ाऊं, और ऑब्वियसली विद सेफ्टी।
तो यस दैट फीलिंग वाज रियली और गुड. आई स्टिल रिमेंबर 30th अप्रैल, मतलब डेट याद है मुझे, 30th अप्रैल 2011 को कहाँ मेरी से कहाँ तक फर्स्ट. आपने किया था? नहीं, वो एक्चुअली लोकल फ्लाइंग एरिया में ही flying. होती है. तो सो कुछ प्रेयर भी करते हैं पायलट्स, या से आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था ऐसा? प्रेयर, या अच्छा दिस इज न्यू टू मी. प्रेयर, यस, हम अपने वैसे प्रेयर करते हैं, बट देन अब प्रेयर वही है जो अपने इंस्ट्रक्टर को बस देख के जाना होता है. सॉर्टी पे जाओ अगर आप, तो बस इंस्ट्रक्टर के पाँव छुओ या जो भी है, ब्लेसिंग्स उनकी लो, दैट इज इनफ. कई कमेंट्स हम लोग देखते हैं, लोग कहते हैं हम एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सर, बड़े यंगस्टर्स हैं, कोई 16 साल का है, कोई 18 साल का है, लेकिन इसमें पूछते हैं कि क्या पे अच्छी मिलेगी हमें, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं बताने में असमर्थ हूँ. तो आपको क्या लगता है कि पेज अच्छी हैं इसमें, कैसा है एज ए इंडियन एयरफोर्स? देखिए, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि जो फौज है वो एक उसको हम करियर की तरह नहीं देखते हैं. ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है. मैं आपको बताऊँ, मुझे आज भी सबसे ज़्यादा, ऑल्दो मेरे हस्बैंड, मैं अभी दिल्ली में हूँ, बट मुझे हमेशा से वो दिन याद है जब मैं अवंतीपुरा थी, जब घर से बाहर निकल के स्नो पड़ रही है या ऐसे कोई डिफ़िकल्ट स्टेशंस थे, बट वो आपको हमेशा याद रहते हैं. तो पे तो मैं आपको क्या ही बताऊंगी, बट देन इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि जिसके सामने सारी पे फीकी पड़ जाए. देखिए, तो गिनी चौधरी जी का ये कहना है कि अगर आना है एयरफोर्स में तो आइए. हाँ, पर अच्छी पे मिलती है, डोंट वरी, आई अच्छी मीन पे यू हैव अ मिलती गुड है, लाइफ. बेफिक्र रहिए. देशभक्ति का जज्बा सबसे उच्च होना चाहिए. हाँ जी, बाकी ये सारी चीजें सेकेंडरी है, लेकिन उन्होंने कह दिया है तो भैया पे अच्छी है तो आ सकते हैं आप लोग. तो तमाम हमारे यूपी, बिहार या पूरे जहाँ के भी ऑडियंस सुन रहे हैं, तो आपको बता दिया, आपके सवाल का जवाब मिल गया. आपकी बहन एयर होस्टेस है, तो आपको प्रेरणा एयर फोर्स में जाने की सबसे पहले उन्हीं से मिली या? नहीं, उनसे मैं बताती हूँ, मैं जैसे बताती हूँ ना कि मेरी हर चीज़ ना अलाइन मैंने कैसे अपने गोल को किया. ऑल्दो मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, बट उस टाइम भी आई रिमेंबर समबडी आस्क्ड मी व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो मैंने कहा आई वांट टू बिकम अ पायलट, एंड समबडी लाफ्ड एट मी कि फिर इंजीनियरिंग क्यों कर रही है करके ना. सो आई टेल यू, सिंस माय सिस्टर वाज फ्लाइंग, तो जहाज़ों की तरफ तो फैसिनेशन तभी बढ़ गया था. उसके अलावा मेरी विल कुछ कंट्रीब्यूट करने की हमेशा देश के लिए, वो भी थी. तीसरी चीज़, मैंने अपने ग्रैंडफादर की जो यूनिफॉर्म मुझे हमेशा आकर्षित करती थी, वो थी. और चौथी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊंगी. आई थिंक द मूवी आई थी बॉर्डर, है ना, 1997 में. तो आई वॉज अराउंड 9-10 साल की होंगी मैं उस टाइम पे. तो मेरे फादर ना हमें वो मूवी थिएटर में दिखाने लेके गए थे. सो व्हेन आई वॉच दैट मूवी, इफ़ यू सी द लास्ट क्लाइमैक्स में ना, आप देखेंगे लोंगे वाला पोस्ट पे जब वो ऑलमोस्ट वो लास्ट मुकाबला चल रहा होता है, जो जंग चल रही होती है, तो एकदम से एयरफोर्स आती है. तो वो जो एयरफोर्स जो क्लाइमेक्स में आई थी, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, सो दैट वाज अ थिंग दैट क्लिक्ड माय माइंड. मुझे लगा कि दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. तो आज आपको भी कई ऑडियंस में लोग सुन रहे होंगे. हाँ जी. एयरफोर्स में कैसे ये गई, एक फिल्म देखी और इनको लगा कि एयरफोर्स ने गेम चेंज कर दी थी. बिल्कुल गेम चेंज कर दिया. उस एक फिल्म, उसमें मुझे अभी भी याद है, ये कहा जाता था कि बार बार कैप्टन कहता है कि हमला करिए, तो एयरफोर्स कहता था हम नाइट में हमला नहीं कर सकते. हम नाइट में हमला नहीं कर सकते. वो रिस्ट्रिक्शंस थी उस जहाज की. बट देखिए, द मोमेंट एयरफोर्स केम, पूरा ही गेम चेंज हो गया. 1971 की बात थी, आज 2025 में हम लोग बैठे हैं. बिल्कुल. तो जब भी आप देख रहे हो, इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन चुकी है, और उनके साथ जो काम कर चुकी हैं, गिनी चौधरी हमारे साथ मौजूद है. अभी कई और सवाल बाकी हैं. अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एक नॉर्मल सरकारी अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, आपकी उम्र अभी 30-35 है, तो आपको देख के लगता ही नहीं कहीं से आप कैसे रिटायर हो गए? आपको नहीं लगता कि अभी कुछ और साल आप अच्छा, मेरी उम्र 30-35 साल है, थैंक यू ये बोलने के लिए, बट देन नहीं, आई एम लिटिल ओल्डर देन दैट. बट येस, आई हैव डन, मैंने अपना जो एंगेजमेंट था शॉर्ट सर्विस कमीशन का, वो पूरा किया. उसके बाद में आपके पास ऑप्शन होता है, यू कैन आस्क फॉर परमानेंट कमीशन और यू may choose to quit. So I did not choose to continue because of other family commitments. But yes, अभी मुझे लगता है मैं मिस तो करती हूँ definitely. तो आगे क्या करेंगे? अभी आप क्या करना चाहते हैं अगले 5-10 साल में? See, since my expertise and my forte is drones, so मैं वही आत्मनिर्भर भारत की तरफ कुछ contribute करना चाहती हूँ. So I am working towards research and development of a prototype. ड्रोन का ही, तो मैं उसकी तरफ काम कर रही हूँ. इंडियन एयरफोर्स की जो ड्रेस है, वो कितने प्रकार की होती है? हम देखते हैं अलग अलग मौके पे अलग अलग ड्रेस पहनी होती है जो एयरफोर्स के अधिकारियों ने, वो क्या क्या होती है, थोड़ा विस्तार से? देखिए, यूनिफॉर्म
वर्ड में ही है यूनिफॉर्मिटी। वैसे यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी होती है, बट यस जैसे आपने एमईए ब्रीफिंग में देखा होगा, विंग कमांडर व्योमिका 2-3 बार डिफरेंट यूनिफॉर्म में आई। वो हमारी डिफरेंट यूनिफॉर्म, ऐसे कई तरह की यूनिफॉर्म है। एक है हमारी ब्लू यूनिफॉर्म, जो हमारी फॉर्मल यूनिफॉर्म होती है, नीली वर्दी जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा ओवरऑल्स होते हैं, वो जो हमारी वर्किंग यूनिफॉर्म है। उसमें जैसे अगर हम फ्लाइंग के लिए जाते हैं या हम नॉर्मल रेगुलर बेसिस पे जो अपने दिनचर्या में जो काम करते हैं उसमें हम वो ओवरऑल्स पहनते हैं। तीसरा आपने एक कॉम्बैट यूनिफॉर्म देखी होगी, वो डिजिटल प्रिंट वाली कॉम्बैट। कॉम्बैट इज बेसिकली कैमोफ्लाज होने के लिए, जब वॉर लाइक सिचुएशन में आप फॉरवर्ड एरिया में जाते हैं तो देन यू वेयर दैट कॉम्बैट यूनिफॉर्म। उसके अलावा भी कई यूनिफॉर्म है, आपकी ड्रेस मेस में पहनने वाली यूनिफॉर्म, एंड देन द सेरेमोनियल यूनिफॉर्म। तो बहुत सारी अदर यूनिफॉर्म है, बट ये 3 तो मेजर है जो मैंने आपको बताई। एक सवाल आम पब्लिक के जहन में एज ए जर्नलिस्ट मेरे भी उठ रहा है कि आपको क्या वैसी ट्रेनिंग भी कराई जाती है जैसे वॉर टाइप, आप प्लेन लेके गए, आप दुश्मन के एरिया में फॉर एग्जांपल फाइट में आप नीचे उतर गए, जैसे अभिनंदन उतरे थे, तो वैसी तैयारी होती है कि 1-on-1? देखिए 1-on-1 यस, सारी हर चीज़ की तैयारियां होती है। जैसे कि हमारे यहाँ ना एक वी हैव लॉट ऑफ कोर्सेज ट्रेनिंग, जिस एक मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे कि एक कोर्स होता है जंगल एंड स्नो सर्वाइवल। उसमें क्या होता है, पायलट्स जाते हैं, उनको वही सिचुएशन दी जाती है कि व्हाट इफ़ आप एक जंगल में लैंड करें, तो अपनी पायलट किट में से आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, टेंट कैसे बनाएंगे, कैसे आप सिग्नल देंगे हेल्प के लिए, और उसी तरह से स्नो में होगा तो कैसे करेंगे, उसी तरह से सी में अगर ऐसी सिचुएशन आए तो कैसे करें। ये हमें ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। और दुश्मन के इलाके में अगर आप पकड़े भी जाएं तो हाँ, कैसे यस यस बिहेव यस, करना सारी है? हाँ जी, वो सारी ट्रेनिंग और हमें बताया जाता है। इजेक्ट करने पर कई सवाल जहन में आते हैं। हमने देखा है कि कई बार खबर आती है कि पायलट था, नागरिक आबादी को बचाने के लिए उसने ऐसी जगह क्रैश मतलब प्लेन को गिराया जहां नागरिक आबादी को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन उसमें उसकी खुद की जान चली गई। तो इजेक्ट करने का क्या क्या उसमें प्रोसीजर और क्या क्या होता है? देखिए इजेक्ट करने के रीजंस बहुत हो सकते हैं। आपके जहाज़ में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, आपके एयरक्राफ्ट कहीं हिट हुआ है, या वेरियस सिचुएशंस। तो जब भी हम अपने मिशन के लिए जाते हैं तो हम जो भी मिशन है उसमें हम एक अपना टर्मिनेशन पॉइंट बोल लीजिए, एक पॉइंट ज़रूर रखते हैं कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जहाँ पे कम आबादी का जो जगह है उस तरफ हम अपने जहाज़ को मोड़ेंगे और वहाँ पर जाके इजेक्ट करेंगे। तो दैट इज़ इट। तो वो ब्रीफिंग का पार्ट होता है। तो दैट वे जनरली पायलट मेन आबादी के एरिया को छोड़ के उस जगह पे जाते हैं। तो कोई ड्रोन मिशन जो आप हमसे शेयर कर सकते हो, मतलब ऐसा आपका ड्रोन मिशन जो आपको कुछ असाइनमेंट दिया गया हो जो आपने पूरा किया हो, उसके बाद आपको लगा हो कि मैंने ये पूरा किया? देखिए मिशन तो हमेशा पूरे करने के लिए शुरू करते हैं, एंड मिशन जब पूरे होते हैं, जैसे हमारी सबसे पहले ब्रीफिंग होती है एक मिशन की कि ये मिशन है, इसमें क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम एक मिशन के लिए जाते हैं, या तो वो मिशन सक्सेसफुल होता है या फेल होता है। बट व्हेन वी कम बैक तो उसकी एक डीब्रीफ होती है कि इसमें हमारी क्या क्या गलतियां रही, हमने क्या अच्छा किया, आगे के लिए क्या लेसन्स लर्नड है, तो क्या हमने मिस्टेक्स मेड, और ये सब जो मैंने बताया आपको। तो इस तरह से एक मिशन को पूरा अंजाम दिया जाता है। आपका ये सबसे टफेस्ट कौन सा रहा मिशन, अगर आपको कुछ याद हो शेयर करना चाहें? सो डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, यस चैलेंजिंग बोल सकते हैं, और इंटरेस्टिंग मिशंस जो मैंने अपनी ड्यूरिंग माई पोस्टिंग इन अवंतीपोरा ही देखे हैं, बिकॉज दैट वाज अ काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी एरिया। तो वहाँ पे आर्मी के कुछ ना कुछ मिशंस होते रहते थे। तो जब आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन में हम लोग अपने ड्रोन फ्लाइंग करते थे, तो वो मिशंस मैंने बहुत देखे हैं जिसमें बहुत ही मज़ा आया है, क्योंकि वो रात से दिन तक कभी कभी कन्वर्ट हो जाते थे। तो वी यूज्ड टू स्टे देयर ड्यूरिंग द नाइट। तो अच्छा था वो। कश्मीर में पोस्टिंग में आप अकेले थे या आपकी फैमिली आपके साथ? नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ कोलोकेटेड थी, बिकॉज सिंस माय हस्बैंड इज आल्सो इन द सेम फील्ड, तो वी वर सर्विंग टुगेदर। तो आपके बच्चे अभी कितनी कितनी ईयर्स के हैं, लोग माय जानना? एल्डर वन इज, जो बड़ा बेटा है वो 6 साल का है, और छोटा बेटा 9 महीने का है। तो आपने शुरू में कहा था कि आप एक ज़माने में मास कम्युनिकेशन के थ्रू एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। हाँ, अब आप आधी जर्नलिस्ट बन चुकी हैं आई कई। होप। तो आगे अगर आने वाले टाइम में कोई ओटीटी या कोई फिल्म, शॉर्ट फिल्म आपको कहेगी हमें ऐसी बनानी है जिस पे आप महिलाओं के लिए कुछ कर सकें, मैसेज दे सकें, तो आप उसके लिए रेडी होंगी?
यस डेफिनेटली, अगर वो मुझे कुछ लगेगा कि सोसाइटी के लिए वैल्यू एडिशन है उस बात की, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेक ऑप्ट फॉर इट, बट लेट्स सी, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट। तो इंडियन एयरफोर्स को जब आप मिस करती हैं अभी अपने कॉलीग्स को, या हाँ जो आप जी, कर रही हो हाँ थी, जी। तो क्या करती हैं फिर आप? नहीं, मेरे कैसे याद फ्रेंड्स, करती हैं? वी आर स्टिल इन टच, और कुछ मेरे कोर्समेट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ ही फौज छोड़ी है, तो हम लोग अपने आगे सेकेंड इनिंग्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सब लोग वी आर अ फैमिली एक्चुअली। वो ना, आप हमें फौज से निकाल सकते हैं, बट फौज हमारे अंदर से नहीं निकाल सकते, ये तो है। तो वी आर अ फैमिली, और वो हमेशा रहेगी, चाहे हम फौज में हैं या बाहर हैं। अच्छा, पाकिस्तानी एयरफोर्स कई तरह के फेक और बहुत शेखी बगाड़ती है कि हमने भारत का ये नुकसान किया, वो किया, हम भारत में ही हैं। मुझे नज़र नहीं आता कि कहीं हमारी ईंट भी हिली हो। तो कहने का मतलब है कि क्या मैसेज देंगी आप एज ए कि फेक प्रोपेगेंडा जो है दुनिया भर के जितने मुल्क है वो सामने आके कह रहे हैं कि भारत ने आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े एयर बेस में नुकसान पहुंचाया और दिखाया कि इंडियन फोर्स कितनी ताकतवर है। बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग नहीं दिखा पाए। मुझे लगता है कि वो क्या लगता है कहाँ पीछे रह जाते हैं इंडिया से, जज्बे देखिए, में या इंडिया से हथियारों क्योंकि में? उनका फोकस है ना, मैं जैसे कि हमेशा से बताती हूँ कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक वॉर लड़ने का तरीका है। तो पाकिस्तान ने हमेशा से ना वो इजी वे आउट बोल लीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा फैलाना, उसका सहारा बहुत लिया है। और ये पहले के भी अपने वर्ल्ड वॉर के वॉर्स में भी ऐसा होता था, जहाँ पैम्फलेट्स ड्रॉप करते थे एनिमी टेरिटरी में, बताने के लिए कि भाई आप लोग कितने वीक हैं और हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो इससे ना मनोबल टूटता है। तो यस, यहाँ पे आती है हमारे नागरिकों की जिम्मेदारी कि उस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, बिकॉज आपके भरोसे पे ही एक फौजी बॉर्डर पे बैठा है। तो यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की हार इसी में है कि अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन को हम आगे बढ़ावा ना दें और वहीं पे रोक दें। कोई भी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसको बिलीव कीजिए। जैसे कि हमारी एमईए ब्रीफिंग में आप देखिए, सारी जो जितनी भी पिक्चर्स आपको दिखाएगी वो टाइम स्टैम्प के साथ दिखाएगी। ये मैंने पहले भी कहीं बोला था कि टाइम स्टैम्प के साथ दिखाएगी। आप उसको बिलीव करेंगे, या जो पाकिस्तान में वो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे है, या विदाउट टाइम स्टैम्प उनकी फोटोग्राफ्स है, उनको बिलीव करेंगे? सो अच्छा, दैट जो इज मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, हाँ जी। हमारे साथ रशिया करता है, अमेरिका भी कर रहा है, कुवैत के देश भी अभी कर रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा मिलता है हमें? और जब दो मुल्कों की या तीन मुल्कों की मिलके एयरफोर्स या सेना युद्धाभ्यास करती है, तो क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है ऐसा? देखिए, बिल्कुल, मैं ये कोहेजन बहुत ही ज़रूरी है। कैसे मैं बता सकती हूँ कि वॉर हर दिन तो नहीं होता। और फिर सेना क्या करती है? सेना वॉर के लिए प्रिपेयर करती है। तो ये जो इतने साल की प्रिपरेशन चलती है, वो एक वक्त आता है, जैसे आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने कितने अच्छे से परफॉर्म किया है। तो ये जो प्रैक्टिस होती है, जो एक्सरसाइज होती है, ये बेसिकली एक ड्रिल है, एक प्रैक्टिस है, जो दूसरे देशों के साथ आप करेंगे, जहाँ पे उनके इक्विपमेंट्स किसी और कैपेबिलिटी के हैं, आपके किसी और कैपेबिलिटी के हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन। तो दैट इज़ वाई दीज एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब वॉर के टाइम पे आए तो आप परफॉर्म कर पाएँ। जैसे कि हम बोलते हैं, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। एक सवाल और है, 26/11 मुंबई हमला जब हुआ, उसके बाद कई एयरफोर्स अधिकारियों से मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि हम लोग तैयार बैठे थे, हमारे पास तमाम वो आतंकी कैंपों की लोकेशंस थी, लेकिन तब उन्हें मौका नहीं मिला था। 2014 के बाद जब जब आतंकियों ने किया सर्जिकल स्ट्राइक, वन एयर स्ट्राइक, देन ये तीसरा ऑपरेशन सिंदूर, आपको लगता है कि भारत अब प्रॉपर तरीके से जवाब देना जानता है और उसे पता रहता है कि कहाँ हिट करना है, और एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा मौका मिलता है, और तब की एयरफोर्स को मौका नहीं मिला था? क्या कहना चाहेंगी एज ए स्क्वाड्रन लीडर गिनी बिल्कुल, चौधरी? जैसे आपने अपने दोस्तों से सुना, ऐसे मैंने अपने सीनियर्स से भी कई बार बात सुनी है कि हमें मौका नहीं मिला, या खुली छूट नहीं थी, फर्स्ट अटैक करने का रूल नहीं था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक जीता जाता जागता एग्जाम्पल है, जहाँ पे हम डिफेंसिव नहीं रहे हैं, ऑफेंसिव भी रहे हैं अपने एक्शंस में। वो बाद में एस्केलेशन उनकी तरफ से हुआ, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट हम अपने एक्शंस में हमने अपने एडवर्सरी को, अपने दुश्मन को ये बता दिया कि हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, हम कितना डेप्थ में अंदर हम सक्षम है जाने के। तो कहीं ना कहीं यस, वी गॉट फ्री हैंड, एंड आर आर्म्ड फोर्सेस परफॉर्म्ड, ऑब्जेक्टिव्स अपने पहले दिन ही अचीव किए। तो ये कहीं ना कहीं एक
कॉन्फिडेंस, एक क्लैरिटी जिसको मैं बोलूँगी, स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी जो हमारी फ़ौज के पास थी इस ऑपरेशन में, उसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल रहे हैं इसमें। तो I don't रैपिड know फायर ओके ओके आपके साथ करते हैं, जिसमें कुछ सवाल होंगे और आपको वन लाइन में जवाब देना है। हाँ। आपका पसंदीदा एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का? बहुत पुराना है बट मुझे बहुत पसंद है, AN-32। एक शब्द में लीडरशिप की परिभाषा आपकी नज़र में, लीडरशिप? लीडरशिप की परिभाषा, लीडर वो होता है जो लीड बाय एग्जाम्पल करता है। ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन नहीं, स्टेटमेंट थी जो हमने एडवर्सरीज को नहीं, पूरे दुनिया को बताई थी। आकाश मिसाइल? आत्मनिर्भरता। S-400? ओके, कोहेजन एंड स्ट्रॉन्ग। अब्दुल कलाम? वेल, उनका एक थॉट याद आता है मुझे, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। आपके फेवरेट नेता इस देश में? और PM, और प्रधानमंत्री फेवरेट जी। फिल्म आपकी? टॉप गन। ब्रह्मोस? अगेन आत्मनिर्भर एंड सशक्त भारत। और पाकिस्तानी एयरफोर्स? प्रोपेगेंडा। चलिए, एक सवाल उठता है, अक्सर जो भी मीडिया को ब्रीफिंग होती थी, हमने देखा व्योमिका सिंह आ रही हैं, हाँ जी। कर्नल कुरैशी आ रही हैं, तो नारी शक्ति जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, पहलगाम की उन तमाम महिलाएं जिन्होंने अपने पति खोए, ऑपरेशन सिंदूर नाम उनको डेडिकेट किया गया। एज ए महिला आप क्या सोचती हैं, कितना एक तो सटीक नाम था और जिस तरीके से फिर हमारी एयरफोर्स ने और सेना ने इसको अंजाम दिया? बिल्कुल मनीष, ये बहुत ही इमोशनल ऐसे क्वेश्चन है जब आप बोलते हो ना। आई थिंक फौजी भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं इसको देख के। जो हुआ वो 22 अप्रैल को, जहां 25 महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया। तो ऑपरेशन सिंदूर नाम एक बिल्कुल ही सटीक नाम है, क्योंकि एक संकेत नहीं था, एक संदेश था। जिस तरह से हमारी 2 विमेन ऑफिसर्स ने, जो डिफरेंट फेथ की विमेन ऑफिसर्स, उन्होंने ब्रीफिंग कवर की, और जैसा कि वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस, जैसे वहाँ पे धर्म पूछ के गोली मारी गई थी। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सिंदूर जो है वो एक केवल सुहाग का या श्रृंगार का प्रतीक नहीं है, ये एक अब शौर्य का प्रतीक बन चुका है। तो जो हमारी 2 बहादुर महिलाएं आती थी ब्रीफिंग के लिए, हाँ जी, हाँ जी, उससे इंडिया ने क्या मैसेज दिया पूरी दुनिया को? मैं वही बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने उस समय 22 अप्रैल को जो वहाँ पे विमेन थी, जो महिलाएं थी, जिनको उन्होंने कमज़ोर समझा और बोला जाके अपने प्रधानमंत्री को बताना, और धर्म देख के उनके हस्बैंड्स को गोली मार दी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो 2 विमेन ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग कवर की, ये एक मैसेज हमने एक पूरे वर्ल्ड को दिया है कि हमारे देश में नारी शक्ति कितनी, विमेन एम्पावरमेंट कितना है, बढ़ चुका है कि ये आज हमारी विमेन जो है वो फौज में कॉम्बैट रोल्स में है। आप देखिए, फाइटर जहाज़ उड़ा रही हैं, कॉम्बैट यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर्स हैं। तो अब हम वो कह सकते हैं अबला नारी या बेचारा, ऐसा ये सब हमारे देश में नारी को नहीं देखा जाता। दिस इज़ अ प्रोग्रेसिव नेशन जहाँ पे नारी शक्ति को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि हमारा नया भारत आज बोल रहे हैं कि नारी शक्ति के बिना अधूरा है। सिविलियन से आप इंडियन एयरफोर्स में गई, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए जब आप एक अधिकारी थी, जब आप समाज की तरफ देखती थी, क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए? देखिए मुनीश, चैलेंजेस तो हर क्षेत्र में है, आप किसी भी फील्ड में जाएं चैलेंजेस हैं, बट आई वुड से चैलेंजेस ऐसे नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग क्या होती है हमारी एयरफोर्स में या आर्म्ड फोर्सेस में, इट इज़ इक्वल, चाहे वो मेल ऑफिसर है चाहे वो वुमेन ऑफिसर है। क्योंकि हमारी मशीन को नहीं पता कि उसको, मेरे जहाज़ को नहीं पता कि उसको एक मेल ऑफिसर उड़ा रहा है या फीमेल ऑफिसर उड़ा रही है। तो ट्रेनिंग वाइज इट वाज ऑल इक्वल, सब सेम था। बट एक चैलेंज जो मैं बोल सकती हूँ कि समाज की सोच को बदलना, एक छोटा सा चैलेंज जो मुझे आज फौज से निकलने के बाद भी लगता है। बट नॉनदलेस मैंने हमेशा अपनी यूनिफॉर्म को एक कवच की तरह यूज़ किया उस सिचुएशन में, एंड बहुत चेंज करने की कोशिश भी की और कुछ हद तक चेंज भी की लोगों की सोच।
एंड आज के टाइम में देखिए विमेन इन यूनिफॉर्म, पूरा हमारा माइंडसेट ही बदल चुका है एक नारी को देखने का। व्हेन वी सी कि इतने करेजियस रोल में यूनिफॉर्म में विमेन है, फ्रंट लाइन में वो कर रही हैं, कॉम्बैट रोल्स में परफॉर्म कर रही हैं। सो दैट वेज यस, दिस वाज द ओनली चैलेंज आई थिंक मैंने जो फेस किया। तो आज का पॉडकास्ट था स्क्वाड्रन लीडर रही गिनी चौधरी के साथ, जिन्होंने पूरे जज्बे के साथ एयरफोर्स में सेवा दी और उसके बाद बताया कि कैसे भारत की जो आधी आबादी है यानी महिलाएं, वो नए भारत को बनाने में किस कदर आगे आ रही हैं और नया भारत कैसे शक्ति का प्रतीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि पिछले हमारे पॉडकास्ट को लाखों लोग अब तक देख चुके हैं और आपने कहा था कि आपको गिनी चौधरी का पॉडकास्ट देखना है। आज आपके सामने गिनी चौधरी आई हैं और उन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब बहुत ही बेबाकी से दिए हैं, जो जो सवाल आपने कमेंट सेक्शन में हमको दिए थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।